स्टेशन पर काफी गहमा गहमी थी। उन्हीं यात्रियों के बीच खड़ी थी मैं और मेरे दो बच्चे। मैंने चारों ओर नजरें घुमाई तो देखा, हाथों में सूटकेस और कंधे पर बैग लटकाए, चेहरे से पसीना टपकाते यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सफर तो हम भी बहुत लंबा तय करके आ रहे थे, सामान भी काफी था। हम तीनों ही अपने अपने सूटकेस पकड़े हुए थे। समीर, मेरा 15 साल का बेटा, बहुत मदद करता है ऐसे समय में। 13 साल की मेरी बेटी रिया तो अपना बैग उठा ले वही बहुत है। मेरे मन में कुछ घबराहट थी। यूं तो कई बार मैं अकेली सफर कर चुकी थी, पर असम में हमारा पहली बार आना हुआ था। मेरे पति राजीव 8 महीने पहले ही ट्रांसफर होने के बाद यहाँ आ चुके थे। बच्चों की पढ़ाई में खलल न पड़े, इसीलिए स्कूल का सत्र खत्म होने पर ही हम अब आ पाए थे। मेरी घबराहट का कारण था यहाँ आए दिन होने वाले प्रदर्शन, अपहरण, बम विस्फोट और इसी तरह की बुरी घटनाएं, जिनके बारे में आए दिन टेलीविजन और अखबारों में देखा व पढ़ा था। रेलवे स्टेशन की पटरियों पर आए दिन दंगाई कुछ न कुछ अनहोनी करते रहते थे, लेकिन अपनी घबराहट की हिंट भी मैं बच्चों को नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा, खामखा दोनों डर जाएंगे। समीर मेरे चेहरे, मेरे हाव भाव से मेरे मन की हालत को एकदम समझ जाता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि उसे पता न चले कि उसकी मम्मी थोड़ी डरी हुई है। रिया, बैग ठीक से पकड़ो, हिला हिला कर क्यों चल रही हो? मैं उस पर झुंझला रही थी। कुछ दूर चलने पर देखा तो रिया काफी पीछे रह गई थी। थोड़ा तेज चलो ना, 7 नंबर प्लेटफॉर्म अभी काफी आगे है, मैंने कहा। वो कहाँ चुप रहने वाली थी, झट से बोली, चल तो रही हूँ मम्मी, इतने भारी बैग के साथ मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती। रिया, ला मुझे दे अपना बैग, समीर ने कहा। ओ वाओ बिग ब्रदर, थैंक यू, कहते हुए रिया ने अपना बैग वहीं छोड़ दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। तुमको दिखाई नहीं दे रहा? भैया के पास पहले से ही सबसे बड़ा सूटकेस है, तुम्हारा बैग भी कैसे पकड़ेगा वो? ओ माँ, आप चिंता न करें, मैं उठा लूंगा, कहते कहते मेरी ओर देखा समीर ने। छोटी छोटी बातों पर खींच उठने की मेरी आदत से तुरंत मेरी घबराहट का अंदाजा लगा लेता है समीर। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वो भी मेरे हर मूड को, हर अनकही बात को ऐसे समझ लेता है कि कई बार तो मैं हैरान हो जाती हूँ, पर कई बार चिढ़ भी जाती हूँ। क्यों समझ जाता है ये सब कुछ? आप चिंता मत करो, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पास ही है, धीरे धीरे भी चलेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप घबराओ मत माँ, बहुत टाइम है हमारे पास, समीर बोला। उसकी बातों से मुझे कुछ हिम्मत मिली, थोड़ी आश्वस्त हुई मैं। वैसे तो शाम के 7 ही बजे थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इलाके में सूर्यास्त जल्दी हो जाने से इस समय भी अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। सुबह 4 बजे की जगह हम तीनों देहरादून से आ रहे थे। वहां से बस द्वारा दिल्ली, दिल्ली से बाय एयर गुवाहाटी, वहां से एक मारुति वैन में घंटों सफर करने के बाद अब हम खड़े थे एक रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से रात 11:30 बजे की ट्रेन थी, जो कि सवेरे 5 बजे के आसपास हमें नाजिरा पहुंचा देती। असम में एक छोटा सा कस्बा है नाजिरा। राजीव जी पिछले 7-8 महीने से ट्रांसफर होकर यहीं काम कर रहे थे। महानगरों में रहने वाले हम तीनों को ये स्टेशन एकदम सुनसान सा लग रहा था, जबकि ऐसा था नहीं। लोग थे, पर लोगों की भीड़ नहीं, रोशनी भी कुछ खास नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक खाली बेंच देखकर समीर ने सामान रख दिया और हाथ हिलाकर हमें जल्दी से वहां आने का इशारा किया। हम दोनों माँ बेटी धीरे धीरे अपना सामान लिए पहुंच ही गईं। पुरानी सी बेंच लकड़ी से बनी, जिसकी 5 में से 2 फट्टियां बैठने की जगह से गायब थीं, और बेंच की चौथी टांग की तबीयत भी कुछ नासाज लग रही थी। समीर ने उपाय सुझाया, आप और रिया बेंच के बीचों बीच बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी सूटकेस को नीचे रखकर उस पर बैठ जाऊंगा। ठीक है न माँ? हाँ में मैंने सिर हिला दिया। वो सामान सेट करने लगा। हम तीनों ही बहुत थके हुए थे। काफी देर यूं ही चुपचाप बैठे रहे और आते जाते लोगों को देखते रहे। धीरे धीरे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें एक एक कर जा रही थीं। यात्रियों की भीड़ भी छट रही थी। कुछ समय बाद कुछ ही लोग नजर आ रहे थे वहां। अनजान, सुनसान उस जगह पर बैठी मैं मन ही मन फिर घबराने लगी थी। जो जगह 8 बजे ही इतनी सुनसान लग रही है, तो रात के 11:30 बजे उसका हाल कैसा होगा, सोचकर ही डर रही थी मैं।
कुछ ही देर में वहां 2 लड़के आए। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर हमारी बेंच के पास ही अपना सामान रखने लगे। मैंने एक नज़र उन पर डाली। गोरा रंग, छोटी छोटी आंखें और गोल व भरा सा चेहरा। वो वहां के स्थानीय लोग लग रहे थे। सामान के नाम पर उनके पास 2 बड़े बोरे थे जिनका मुंह लाल रंग की प्लास्टिक की डोरी से बंधा था। एक बक्सा स्टील का, पुराने समय की याद दिलाता सा। एक सरसरी नजर उन्होंने हम पर डाली, आंखों ही आंखों में इशारों से कुछ बातचीत की और दोनों बोरे ठीक हमारी बेंच के पीछे सटाकर लगा दिए। बक्से को समीर की ओर रखकर तेजी से वो दोनों वहां से चले गए। वो दोनों मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। मेरा मन किसी बुरी आशंका से डरने लगा। अब क्या होगा? सोचते सोचते कब मेरी कल्पना के घोड़े दौड़ने लगे पता नहीं। क्या होगा इन बोरों में? कहीं बम तो नहीं? दोनों पक्के बदमाश लग रहे थे। सामान छोड़कर कोई यूं ही नहीं चला जाता। पक्का इसमें बम ही है। बस अब धमाका होगा। घबराहट में मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। बस दौड़ रहे थे तो मेरी कल्पना के बेलगाम घोड़े। कल सुबह के अखबारों की हेडलाइंस मुझे आज अभी ही दिखाई दे रही थी। सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन पर कल रात हुए तेज बम धमाकों में कई लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर। मरने वालों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर दिख रहा था। राजीव जी का गमगीन चेहरा, रोते बिलखते रिश्तेदार और न जाने क्या क्या। पिछले 10 सेकंड में आने वाले 24 घंटों को दिखा दिया था मेरी कल्पना ने। माँ देखो वेइंग मशीन। रिया की आवाज मुझे विचारों की दुनिया से बाहर खींच लाई। कहाँ थी मैं? मानो टाइम मशीन में बैठी आने वाले समय को देख रही थी। और यहाँ दोनों बच्चे बड़ी ही उत्सुकता से इस छोटे से स्टेशन को देख रहे थे। मैं कुछ जवाब दे पाती रिया को उससे पहले ही समीर बोला, कभी देखी नहीं है क्या? हर स्टेशन पर तो होती है ये। माँ आपके पास 2 रुपीज का कॉइन है? रिया की खिचड़ी भाषा पर मैंने झुंझला कर कहा। कितनी बार कहा है रिया, तुम्हारी इस खिचड़ी भाषा से मुझे बड़ी कोफ्त होती है। अरे हिंदी बोल रही हो तो ठीक से तो बोलो। पता नहीं ये आजकल की पीढ़ी अपनी भाषा तक ठीक से नहीं बोलती। समीर मेरी झुंझलाहट पढ़ पा रहा था। बोला, अरे माँ आजकल यही इंग्लिश चलती है। आपके जैसी भाषा सुनकर तो लोग ताकते ही रह जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता उन्हें। आप भी थोड़ी मॉडर्न भाषा क्यों यूज नहीं करती? और दोनों भाई बहन ठहाका मारकर हंसने लगे। मन कुछ हल्का सा हो गया। अच्छा बाबा मुझे माफ करो तुम दोनों, मैं ठीक हूं अपने। मेरी बात पूरी करने से पहले ही दोनों एक साथ बोले, प्राचीन काल में, और फिर हंसने लगे। तभी मैंने देखा वो दोनों लड़के वापस आ रहे थे। हमारे पास ही वो दोनों अपने सामान पर पांव फैलाकर बैठ गए। उनको एकदम अनदेखा करते हुए हम चुपचाप इधर उधर देखने लगे। खैर कुछ देर सब शांत रहा। फिर वो दोनों अपनी भाषा में बातचीत करने लगे। मैं चुपचाप समझने की कोशिश करती रही, शायद उनका प्लान समझ आ जाए, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आसपास देखा तो स्टेशन पर कम ही लोग थे। गुवाहाटी के लिए खड़ी ट्रेन में ज्यादातर लोग यहीं से चढ़े थे। ट्रेन चली गई। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। सामने सीढ़ियों से उतरते हुए एक सज्जन कंधे पर टंगा बैग और हाथ में एक बंधा हुआ बोरा लिए हुए इस ओर ही आ रहे थे। 2 बंधे बोरे मेरे पास ही पड़े थे। शायद बोरों में ही सामान भरकर ले जाते हैं ये लोग, मैंने सोचा। तभी वे रुके, जेब से कुछ निकाला और तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगे। मैं सतर्क हो गई, पर मेरा संदेह गलत था। वो तो हाथ में एक सिक्का लिए बड़े ही उत्साह से वजन मापने की मशीन की ओर जा रहे थे। अपना बैग और बोरा नीचे रखकर धीमे से वे मशीन पर खड़े हो गए। जलती बुझती बत्तियों के साथ जैसे ही लाल सफेद चक्री रुकी, वैसे ही उन्होंने सिक्का अंदर डाल दिया, जिसके गिरने की आवाज हमने भी सुनी। अब वे सज्जन बड़ी ही आशा और उत्साह से मशीन के उस भाग को एकटक निहार रहे थे जहां से वजन का टोकन बाहर आता है। 15-20 सेकंड गुजर गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। पास बैठे लड़कों में से एक ने शरारत भरे स्वर में पूछा, की होल दादा, यानी क्या हुआ भाई साहब? सज्जन ने घूरकर पीछे पलटकर देखा, पर बोले कुछ नहीं। कुछ समय और गुजरा। टोकन को बाहर न आना था न आया। दोनों लड़के मुंह दबाकर हंस रहे थे। हम तीनों माँ बच्चों को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उन्होंने मशीन को एक भरपूर मुक्का और लात जड़ दी और तेजी से अपना सामान उठाकर चलते बने।
अब की बार उन दोनों लड़कों के साथ रिया और समीर भी जोर से हंस पड़े। एक लड़का मेरी ओर देखते हुए बोला, बाइडो। तभी दूसरे ने उसे हिंदी में बोलने को कहा। दीदी जी, ये मशीन मैं 4 साल से देख रहा हूँ, सिक्का लहराते हुए उसने कहा। दूसरा बोला, हाँ दीदी जी, हर महीने काम के सिलसिले में 4-5 बार यहाँ से आना जाना होता ही है, पर हमने इस मशीन को काम करते कभी नहीं देखा। लोग इसमें सिक्का डाल डालकर दुखी होते रहते हैं। दोनों ही हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। मेरा डर कुछ कम होने लगा। मैंने उनके नाम पूछे। मुकुटनाथ पहले ने कहा, और मैं टुनटुन, दूसरा बोला। हम तीनों ही हंस पड़े। रिया ने पूछा, अंकल आप तो इतने स्लिम हो, फिर टुनटुन नाम क्यों रखा गया है आपका? वो समझा नहीं। तब मैंने बताया कि टुनटुन नाम की एक बहुत मोटी हास्य कलाकार थी। ये जानकर वो भी मुस्कुरा दिया। मैंने गौर किया, समीर थोड़ा सजग होकर सीधा बैठ गया था। इतनी जल्दी वो किसी अजनबी से घुलता मिलता नहीं था। शायद अपने पापा की हिदायतें उसे याद हो आई थीं। स्टेशन पर किसी अजनबी से बहुत बात मत करना, एक जगह बैठे रहना, सामान को ध्यान से रखना, कोई पूछे तो कहना हम यहीं के हैं। उनसे ये पूछने की हिम्मत हमने कभी नहीं की कि हमारी शक्लें, बोली, भाषा क्या हमारा परिचय नहीं दे देती। आजकल मीठी मीठी बातें करके लोग दोस्त बन जाते हैं और मौका पाते ही चोरी कर 9-2-11 हो जाते हैं। सीधे साधे लोगों को वो दूर से ही पहचान लेते हैं। राजीव जी के लिए सारी दुनिया में हमसे ज्यादा सीधा साधा, शायद कहना भी बेवकूफ चाहते थे, पर कह नहीं पाते थे। और कोई नहीं था, और हर आदमी बस हमें ठग लेने के इंतजार में ही बैठा था। खीज तो बहुत होती थी मुझे इन बातों से, पर एक पति और पिता होने के नाते उनका ये बेहद सुरक्षात्मक रवैया मैं अच्छी तरह समझती भी थी। एक और हिदायत याद हो आई, स्टेशन पर पहुंचते ही फोन कर देना, मैं इंतजार करूंगा। ओह, यहाँ पहुंचे हुए तो हमें 1.5 घंटा बीत चुका है। वहां वो हमारे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने समीर को याद दिलाया। इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई पीसीओ नजर नहीं आया। मोबाइल की बैटरी तो दिन में ही डाउन हो चुकी थी। दोनों बच्चे चुप हो गए। अपने पापा के स्वभाव को जानते थे। समय पर काम नहीं हुआ तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। मुकुटनाथ हमें अचानक यूं चुप देखकर बोला, क्या हुआ दीदी जी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर पर फोन करना था, पर यहाँ तो कोई बूथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, एक टेलीफोन बूथ है तो, लेकिन दूर है, स्टेशन के बाहर। पति के गुस्से का कुछ ऐसा डर था कि आव देखा न ताव, पर्स से पैसे निकाले और समीर को मुकुटनाथ के साथ भेज दिया। फिर चैन की एक लंबी सांस ली मैंने। सच, कितनी अच्छाइयां हैं राजीव जी में। एक बहुत ही मेहनती और सेल्फ मेड इंसान है। कोई बुरी लत नहीं, चरित्रवान और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन उनका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बात बेबात कहीं पर भी चिल्ला देना, उनकी सभी अच्छाइयों को धूमिल बना जाता था। बच्चे भी उनसे डरते थे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे। समीर को मुकुटनाथ के साथ गए। अचानक जैसे मैं नींद से जागी। ये मैंने क्या किया? बच्चे को एक अजनबी के साथ भेज दिया। अभी कुछ समय पहले जो मुझे बदमाश लग रहे थे उनके साथ। कलेजा मुंह को आने का एहसास उसी पल हुआ मुझे। कहीं समीर को अपने साथ तो नहीं भगा ले गया वो। कल्पना के घोड़े फिर से दौड़ने को तैयार थे। क्या समीर को किडनैप कर लिया है उन्होंने? फिरौती मांगेंगे या कहीं अपने उग्रवादी संगठन में जबरन भर्ती कर लेंगे? मेरा बच्चा उस संगठन की यूनिफॉर्म पहने, माथे पर काली पट्टी और हाथ में स्टेन गन लिए नजर आ रहा था मुझे। माँ, कहाँ खो गई आप? रिया मेरा कंधा झकझोर रही थी। आपका चेहरा अचानक पीला क्यों पड़ गया? तबीयत तो ठीक है ना माँ? वो क्या समझती कि कैसा झंझावात चल रहा था मेरे मन के भीतर। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या शोर मचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं भी बाहर जाकर देखूं? पर रिया को एक अजनबी के साथ छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी? कोस रही थी मैं खुद को। बाहर से शांत रहने की नाकाम कोशिश करती मैं देख रही थी। रिया कैसी टुनटुन नाम के उस लड़के के साथ खिलखिला रही थी, मशीन पर आने जाने वालों और उनकी हरकतों पर। उस पल उसका वो खिलखिलाना मुझे बेहद अखर रहा था। मन किया कि डांट कर चुप करा दूं,
लेकिन मेरी छठी इंद्रिय मुझे शांत रहने को कह रही थी। रिया को बता रहा था टुनटुन कि वो बच्चों को तबला बजाना सिखाता है और उसका अपना एक म्यूजिकल ग्रुप भी है जो पार्टियों में और दूसरे समारोह में जाता है। बड़े उत्साह से बता रहा था वो, इस बात से अनजान कि मैं अंदर ही अंदर गुस्से से धड़क रही हूँ। अपने गुस्से को दबाते हुए तलखी भरे स्वर में मैंने पूछा, नाचते गाते ही हो या कुछ काम धाम भी करते हो? हाँ दीदी जी, मैंने इसी साल पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास की है। वो बड़ी नरमी से बोला। और तुम्हारा वो मुकुटनाथ? दीदी जी, वो चाय की फैक्ट्री में काम करता है। मेरी कड़वाहट को भांपते हुए वो धीरे धीरे बड़ी नरमी से मेरी बातों का जवाब दे रहा था। यहाँ के लोगों के कला प्रेमी होने के बारे में मैं जानती थी, लेकिन इस वक्त संगीत वंगीत कला वला सब बेकार की चीजें जान पड़ रही थीं। एक मन हुआ कि उसका गला पकड़कर चीख चीख कर पूछूं, कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ ले गया तुम्हारा साथी उसे? गुस्से से जन्मे पागल पशु की नकेल मैं भीतर कस के पकड़े थी, लेकिन रह रहकर मेरे स्वर की तलखी बढ़ जाती। पूरे 25 मिनट हो गए थे समीर को गए। खैर, मेरा शांत रहना ठीक रहा। सामने से समीर आ रहा था मुकुटनाथ के साथ। मेरी आंखें छलछलाने को हो गई। इतनी देर कहाँ लगा दी समीर? भारी सा था मेरा गला। कहाँ माँ, देर तो नहीं हुई। ये तो मुकुट दादा शॉर्टकट से ले गए, वरना और समय लग जाता। हाँ, पापा से बात हो गई, इसलिए अब आप रिलैक्स हो जाइए। ओके, ठीक है बेटे। मन ही मन सोच रही थी मैं, मुकुटनाथ से मुकुट दादा, ये कैसे? फिर उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुकुटनाथ। अरे दीदी जी, धन्यवाद किस लिए? शर्मा कर बोला वो। धीरे धीरे उनसे बातों की कड़ियां जो जुड़ी तो जुड़ती चली गईं। दोनों बच्चे उनसे घुल मिल गए। उन दोनों लड़कों के प्रति मेरे मन में जो कालापन आ गया था, उसे साफ करने की कोशिश कर रही थी मैं। सच, हम पढ़े लिखे शहरी लोग महानगरों के कंक्रीट जंगलों में रहते रहते वैसे ही बन जाते हैं, कंक्रीट जैसे सख्त। लेकिन वहां हुए कुछ कड़वे अनुभव हमें मजबूर कर देते हैं, सरलता छोड़कर शक्की हो जाने पर। निस्वार्थ जैसा शब्द तो महानगरों में अपना वजूद कब का खो चुका था। किसी को निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते देखा तो लोग उसकी तारीफ की जगह उस पर शक ही करते हैं कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों? जरूर अपना कोई उल्लू सीधा करना होगा इसे। पर छोटे गांवों और कस्बों में ये निश्चलता अब भी है। ये सब सोचते हुए मुझे शर्मिंदगी हो आई खुद पर। अब हम और हमसे 4 बेंच छोड़कर एक और परिवार रात को आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अभी 1.5 घंटा और बाकी था। प्लेटफॉर्म पर डिब्रूगढ़ की ओर जाने वाली गाड़ी आ गई थी। यहाँ से कोई नहीं चढ़ा। 15 मिनट बाद वो चली गई। मेरे दोनों बच्चे टुनटुन और मुकुटनाथ के साथ मिलकर मशीन पर आने जाने वालों को देखकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। सामने से एक स्मार्ट सा लड़का आ रहा था मशीन की ओर। रिया की धीमी आवाज में रनिंग कमेंट्री शुरू हो गई। टुनटुन भी साथ दे रहा था। हाँ तो दादा, बैग नीचे रखा? हाँ रखा। मशीन पर चढ़ा? हाँ जी चढ़ गया। चरखी रुकी? बिल्कुल रिया बेबी। सिक्का डाला? हाँ डाल रहा है। बस, अब ये फंसा। अब देखो क्या होता है। टोकन न आने के कारण मशीन पर चढ़ा लड़का बेचैन हो रहा था। ऊपर खड़े खड़े ही उसने जोरों से लेफ्ट राइट करना शुरू कर दिया कि शायद झटके से कहीं फंसा हुआ टोकन नीचे आ जाए। कुछ समय बाद बेहद खींच गया वो और मशीन को दाएं बाएं ढोलक की तरह बजाने लगा। अचानक गश्त करते एक सिपाही को देखकर मशीन से उतर गया। ज्यों ही सिपाही थोड़ा आगे गया, एक भरपूर किक मशीन को रसीद कर दी उसने। चारों ओर घूमकर भी देखा, कहीं कोई गवाह तो नहीं उसकी इस वीरता का। तुरंत हम सब ने मुंह घुमा लिए। हम सभी हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। ऐसे ही कितने आए कितने गए। मशीन सभी के सिक्के लीलती रही, किसी पर भी मेहरबान नहीं हुई। हंसते हंसते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कहाँ थी मैं इस अनजान सुनसान प्लेटफॉर्म पर? रात के 11 बजे। अनजाने लोग, अनजानी जगह है। फिर भी अब कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। दीदी जी, आपकी ट्रेन आ गई, देखिए, टुनटुन ने कहा। अब हम आपका सामान गाड़ी में रख देते हैं। अरे हम रख लेंगे,
आप रहने दीजिए, मैंने जल्दी से कहा। बगल में मुकुटनाथ अपनी बोरी को खोलकर उसमें से कुछ निकाल रहा था। मेरे पास आया और दो खाकी भूरे से कागज के बड़े बड़े पैकेट मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, दीदी जी, ये चाय पत्ती है, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, उसी फैक्ट्री की, आपको अच्छी लगेगी, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने पीछे होते हुए कहा। ले लीजिए ना दीदी जी, उसने आग्रह किया। मैं अब मना नहीं कर सकी और पैसे निकालने के लिए पर्स खोलने लगी। अरे दीदी जी, नहीं नहीं, हाथ जोड़कर उसने कहा। अपनी दीदी जी से हम पैसा कैसे ले सकते हैं? और तेजी से हमारा सामान उठाकर चल दिया। टुनटुन और मुकुटनाथ दोनों ने हमारी सीट के नीचे हमारा सारा सामान सेट कर दिया था। गाड़ी छूटने का समय हो चला था। टुनटुन नीचे उतरा और 2 मिनट बाद फिर हमारे पास आया, पानी की 2 बोतलें और बिस्किट के पैकेट लेकर। रिया को थमाते हुए वो बोला, रात को बच्चों को प्यास लगेगी दीदी जी, और अब तो रात बहुत हो गई है, कोई पानी वाला चाय वाला इस समय गाड़ी में नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, अब तुम लोग जाओ, मैंने कहा। गाड़ी सरकने लगी थी। नहीं नहीं अंकल, सुनकर मैंने बच्चों की ओर देखा तो पाया मुकुटनाथ दोनों की हथेलियों पर 10-10 रुपए के नोट रख रहा था। टॉफी खाना बाबू, ठीक है? उनके सिरों पर प्यार से हाथ रखकर वो जाने लगा। अरे ये क्यों? मैं कुछ कहती इससे पहले वो नीचे उतर चुके थे। दोनों बच्चे भाव विभोर थे। उन 10-10 रुपए की फेस वैल्यू चाहे जो भी हो, पर इस पल में वे नोट रिया और समीर के लिए अमूल्य थे। वो दोनों नीचे खड़े होकर मेरे बच्चों को हाथ हिलाकर बाय कर रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने पाया कि हाथ हिलाते हिलाते वो दोनों दूसरे हाथ से अपनी आंखें भी पोंछ रहे थे। हैं? इतना स्नेह? मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चों की आंखों में भी उदासी साफ देख पा रही थी मैं। बात बदलने के उद्देश्य से मैंने बेटे से पूछा, इन लोगों की ट्रेन कितने बजे की है? मैंने तो पूछा भी नहीं। भारी स्वर में समीर बोला, माँ, उनको तो डिब्रूगढ़ की ट्रेन पकड़नी थी, जो हमसे काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया उसे। मैं हैरान थी, पर क्यों? हमारे लिए माँ। जब मैं फ़ोन करने उनके साथ गया था तो मैंने उन्हें बताया था कि हम पहली बार यहाँ आए हैं। शायद उन्होंने भांप लिया था कि आप नई जगह पर अकेले घबरा रही हैं। तब मुकुट दादा ने बोला कि आप सबको ट्रेन में बिठाकर वो स्टेशन के बाहर से डिब्रूगढ़ की बस पकड़ लेंगे। सच माँ, यकीन नहीं होता, इतने अच्छे लोग भी होते हैं। अवाक थी मैं, आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला गई। कब मैं उनकी दीदी जी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। वो दोनों लड़के जो शुरू में मुझे बदमाश लग रहे थे, कैसे बन गए थे वो मेरे आत्मीय, मेरे अपने से अजनबी।